यह बात तो हम सब जानते ही हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन पृथ्वी का सबसे बड़ा जीनियस आदमी था। इतना जीनियस था कि वो हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लगा सकता था। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन करते भी थे और पूरे दुनिया के लिए आसान भी बना देते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे और उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सब लॉ बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था। इसी कारण से इन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत को देखकर लोग भी समझते थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है। इस बात का खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी अंदाजा था और इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनके किसी भी बॉडी पार्ट्स को रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि मरने के बाद उनके बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। फिर वही हुआ जो एल्बर्ट आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 प्रिंसटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन मौत हुई तब ऑस्टोपैथी यानी मौत का कारण जानने के लिए डॉक्टर आया तो उसने चुपके से उनका ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी दुनिया के सबसे जीनियस आदमी के ब्रेन में ऐसा क्या चीज है। आइंस्टाइन के ब्रेन को चुराने वाले डॉक्टर थे थॉमस हार्वी। उनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस ब्रेन के ऊपर स्टडी करने में ज्यादा दिलचस्पी थी। जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी के इस हरकत का पता चला तो उनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के बेटे हांस अल्बर्ट ने परमिशन लेने के लिए कामयाब हो गए। उसके बाप के स्पेशल ब्रेन के बारे में जानकर पूरी दुनिया को इसके बारे में जानकारी दे सके। इस दिन के बाद से शुरू हुआ एक लंबा दैनिक सफर। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। उनका यह ख्याल था कि इतने बड़े जीनियस के ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर पाएंगे। अब बात ये थी कि डॉक्टर हार्वी अपने जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का औहदा भी। आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वी प्रिजर्व कर चुके थे, वो उसे पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन के कई फोटोज ली। फिर उन्होंने उस ब्रेन के 240 पीसेस करके हर एक पार्ट को प्रिजर्व करके अपने बेसिन में छुपा दिया। और इसी बात को लेकर अपने बीबी से उनको बहुत ज्यादा हमेशा झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उनकी बीबी कहती थी कि इस ब्रेन को उठाकर वो कहीं ले जाकर फेंक देगी। एक दिन वो झगड़ा इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि उन दोनों को डिवोर्स लेना पड़ा था। फिर उसके बाद डॉक्टर ने उन सभी ब्रेन को इकट्ठा करके एक शहर विचिटा चले गए। वहाँ पर वो बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में एक मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे और वो अपने खाली टाइम में आइंस्टाइन के ब्रेन के ऊपर खूब स्टडी करते और कई बार अपने अलग अलग जॉब को छोड़कर और उस ब्रेन को लेकर इधर उधर शहरों में घूमते रहते। कई साल बीत चुके थे, लेकिन आइंस्टाइन के ब्रेन के ऊपर डॉक्टर कुछ खास रिसर्च नहीं कर पाए थे और उनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया था। और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उन्हें प्लास्टिक की बोतल बेचने वाली कंपनी में जॉब करनी पड़ी। उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि उनके ब्रेन में जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन्हें अलग अलग कंट्री में रिसर्च करने के लिए भेज दिया। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी हो जाने के 30 साल बाद 1985 एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों में लगभग इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी पब्लिश की गई अलग अलग रिसर्चर के द्वारा, जिसमें बताया गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन आम आदमी से काफी डिफरेंट था। सबसे पहला डिफरेंस उनके ब्रेन के कॉर्पस क्लोबी नाम के पार्ट्स में पाया गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसान का ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइड है। इंसान जो भी काम करता है उसके ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है, उसके बाद ब्रेन हमारे उस जिस्म के हिस्से को सिग्नल भेजता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट हिस्से को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट ब्रेन के हिस्से को कंट्रोल करता है। हमारा लेफ्ट ब्रेन लगभग बोलने, सुनने और मैथ के कैलकुलेशन सॉल्व करने और लिखने पढ़ने में काम देता है ज्यादातर। हमारे ब्रेन का राइट हिस्सा आइडिया और शेप को पहचानता है और कलर को और म्यूजिकल लाइफ को कंट्रोल करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके कॉर्पस का क्या काम होता है। आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल पर, यानी कि दोनों हमारे हाथ टाइपिंग कर रहे हैं। कुछ अल्फाबेट हमारे लेफ्ट हैंड टाइप कर रहे हैं, कुछ अल्फाबेट हमारे राइट हैंड टाइप कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड से कोई मिस्टेक हुई तो आप अपने राइट हैंड से उसको सही कर दिया, यानी कि हमारे ब्रेन के लेफ्ट हैंड से जब गलती हुई तो उसे तुरंत सिग्नल भेजकर राइट हैंड को तुरंत सही करने के लिए मिस्टेक को ऑर्डर दे दिया। ब्रेन के जिस हिस्से से दोनों ब्रेन आपस में कम्युनिकेट करते हैं उस हिस्से को हम लोग कॉर्पस कैलोसुम कहते हैं। उनका ब्रेन का कॉर्पस कैलोसुम आम इंसान से काफी ज्यादा बड़ा था। लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन था, जिसकी वजह से वो मैथ कैलकुलेशन में काफी आसानी से सॉल्व कर पाते थे और उनका इमेजिनेशन पावर भी काफी ज्यादा हो जाता था। और आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसान से काफी ज्यादा अलग था। कई साइंटिस्टों का मानना है कि इसी की वजह से न्यूरॉन्स का फ्लो काफी ज्यादा अच्छा था। अच्छे फ्लो का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल पावर बहुत ज्यादा थी आम इंसान से। एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़े बड़े डेंजर कैलकुलेशन को ही बिना पेन पेपर के अपने माइंड में ही सॉल्व करने की क्षमता रखते थे। न्यूरॉन ज्यादा होने की एक और वजह बताई गई रिसर्च में। जब रिसर्च में आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसान का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर का मानना था कि इनकी ब्रेन का लाइनिंग काफी ज्यादा पतली थी, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स का फ्लो काफी ज्यादा रहता था। सबसे बड़ा सवाल अभी भी था, क्या आइंस्टाइन का ब्रेन पहले से ही जब पैदा हुए तब भी ऐसा था कि उसके बाद ऐसा हो गया था। रिसर्च में यह भी बताया गया था कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो
अपने 5 साल तक पूरे वो बोल नहीं पाते थे। वैसे बच्चे 2 से 3 साल में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वो बोलना पसंद ही नहीं करते थे और वो हमेशा अपने सोचों में ही गुम रहते थे और उनके पास मेमोराइज करने की क्षमता भी काफी कम थी। यहाँ तक कि उन्हें सिंपल मैथ के टेबल भी याद करने में काफी मुश्किल होती थी। मैथ के नंबर को लॉजिकल तरीके से प्रोसेस करने में मारते थे, ना कि उनको रट्टा लगाकर याद करने के। स्कूल लाइफ में एल्बर्ट आइंस्टाइन हर एक सब्जेक्ट में फेल होते थे, सिर्फ मैथ और साइंस में उनके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आते थे हमेशा। जब आइंस्टाइन 12 साल के थे तो उनकी मैथ के टीचर एक अपने ज्योमेट्री का बुक्स इनके घर पे भूल गए थे। हैरत अंगेज उन्होंने पूरे ज्योमेट्री के बुक को एक ही दिन में पढ़कर पूरे अपने कॉन्सेप्ट को समझकर क्लियर कर चुके थे। यहाँ तक वो 14 साल की उम्र में ही इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। साइंस में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि वो क्लास में जब भी हाथ उठाकर क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते तो टीचर का हालत खराब हो जाता था और उनके सवाल टीचर के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र से ही वो यूनिवर्स के पूरे लॉ को एक इक्वेशन में ही बंद करना चाहते थे और ये उसे मकसद बना लिए थे। 26 साल की उम्र में वे चार रिसर्च पब्लिक करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था और इसी वजह से उन्हें PhD की डिग्री और उन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।